छत्तीसगढ़, इंडिया। बेसिकली मैं जियोलॉजी का प्रोफेसर हूँ और इससे पहले भी हमने बहुत सारे विषयों पर आपसे चर्चा की है और मेरे वीडियोस को आपने बड़ी संख्या में लाइक किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो खासकर हमारे विद्यार्थियों को और एक सामान्य जो व्यक्ति होता है, जिसको हम कॉमन लेमैन बोलते हैं, उनके लिए हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है वर्षा जल संग्रहण या जिसको कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वैसे आप देखेंगे तो ये बहुत ही सरल सा शब्द लगता है कि बारिश का जो पानी है, जो वर्षा का जल है, उसको जो है वो इकट्ठा करना है, उसी को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब वास्तव में यह सही भी है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो वर्षा का जल यदि मान लीजिए वो प्रदूषित होगा, ये पॉल्यूटेड होगा, एक बार आपने उसको ग्राउंड वाटर स्टोरेज तक पहुँचा दिया और ग्राउंड वाटर स्टोरेज जो है वो यदि पॉल्यूट हो गया तो हम उसको कभी भी ठीक नहीं कर सकते। तो हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो भी प्रणाली आप अपनाते हैं, अभी अपन चर्चा करेंगे कौन-कौन सी प्रणालियाँ होती हैं, उनमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, हमको फ़िल्टर्स यूज़ करने हैं ताकि कोई भी पॉल्यूटेड कण हो, चाहे एलिमेंट हो, चाहे दूसरी चीज़ हो, वो ग्राउंड वाटर स्टोरेज तक ना पहुँच पाए। और जो भी पानी हम रिचार्ज करते हैं वो पॉल्यूशन से बिल्कुल फ्री हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जहाँ तक आप देखेंगे कि पॉल्यूशन की बात तो है ही है, साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर स्टोरेज की हम बात करते हैं कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे जैसे एशियाई देश हैं, आप देखेंगे कि जो बारिश का पैटर्न होता है या जो रेनफॉल का पैटर्न होता है, वो दोनों का अलग-अलग होता है। हमारे एशियाई कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि बारिश की जो इंटेंसिटी है जब तेज़ वर्षा होती है, तो वो इतनी ज़्यादा होती है कि ऐसा लगता है कि मुँह में कोई चाटा मार रहा है, वो समवन इज़ स्लैपिंग। तो वो जो हमारा बारिश का पानी है, वो इतनी तीव्रता के साथ, इतनी इंटेंसिटी के साथ जब ज़मीन में पहुँचता है, तो जहाँ पर वो टकराती हैं ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो वर्षा की बूँदें हैं, वो वर्षा की बूँदें टकराती हैं, तो जो मिट्टी के कण होते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ सॉइल हैं, वो छिटक करके दूसरी जगह जाते हैं और वो क्या करते हैं कि जो पोर्स होते हैं, जो मिट्टी के छिद्र होते हैं, उनको वो फिल कर देते हैं, उनको वो कवर अप कर देते हैं। तो जिन छिद्रों के माध्यम से वाटर पर्कुलेट होता है या इन्फिल्ट्रेट होता, वो नहीं हो पाता और वो पानी क्या होता है, सरफेस पर ही बहता है। और ये हमारे एशियाई कंट्रीज़ में स्टडी के दौरान ये देखा गया है कि लगभग 100 में से 65% जो वाटर है, वो सरफेस रन ऑफ के ज़रिए या जिसको सतही जल प्रवाह बोलते हैं, उसके रूप में वो नदी-नालों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। तो जिस पानी को जो इतनी बारिश होती है, जिस पानी को नीचे जाना चाहिए और ग्राउंड वाटर का स्टोरेज में वृद्धि होना चाहिए, उसकी स्टोरेज में कैपेसिटी में इंक्रीज़ होना चाहिए, वो इंक्रीज़ नहीं हो पाता और पूरा का पूरा पानी जो है, वो सरफेस रन ऑफ के रूप में या सतही जल प्रवाह के रूप में चला जाता है। तो इस वजह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। अभी आपने देखा होगा कि अपने भारत में पिछले 15 दिनों में 2 बड़े-बड़े जो हैं वो साइक्लोन्स आए। एक वेस्टर्न साइड में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में, गोवा में ताउते आया। इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई जो वेस्टर्न जितने भी हमारे तटीय प्रदेश हैं, लेकिन वो जो बारिश है वो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि वो पूरी की पूरी बह करके और नदी-नालों के माध्यम से समुद्र में चली जाती है। वो वाटर रिचार्ज नहीं करती। ठीक यही चीज़ आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यास साइक्लोन आया हुआ है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। आप देखिए पूरे लबालब जो है ये प्रदेश भरे हुए हैं, उनके शहर भरे हुए हैं। बालासुर में आप देखिए, पारादीप में देखेंगे, वेस्टर्न बंगाल में दीघा में देखेंगे, तो वहाँ पर वाटर लॉगिंग की जैसी स्थिति है। तो यदि इतना बारिश हो रही है, इतना पानी है, यदि ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो सरफेस रन ऑफ के कारण वो उसको रिचार्ज नहीं करता और जितनी वृद्धि होना चाहिए ग्राउंड वाटर स्टोरेज में, वो नहीं हो पाती। यही कारण है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता हम सभी को पड़ती है और अभी चूँकि रेनी सीज़न स्टार्ट होने वाला है और समर सीज़न लगभग समाप्ति की ओर है, नौतपा चालू है, तो इस समय जो वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो प्रणाली है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो तैयारियां हैं, वो करने का सबसे अच्छा मौका है। इसी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में इस विषय के चर्चा करें ताकि हम सभी के प्रति एक जो है वो
जागृति आ सके और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग जो है वो तैयार हो सके। जहाँ तक छत्तीसगढ़ अंचल की अपन बात करेंगे, तो जो हमारे धान के खेत हैं, इनको पैडी फील्ड्स बोलते हैं। ये पैडी फील्ड्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छे उपाय हैं, क्योंकि इनमें जब पानी भरा रहता है, आप देखेंगे धान में पानी की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में लगभग 1200 मिलीमीटर पर ईयर वर्षा होती है, या 120 सेंटीमीटर। तो ये जो धान के खेत हैं, ये धान के खेतों के माध्यम से पानी काफ़ी गहराई तक नीचे जाता है और वो ऑटोमेटिक एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में कार्य करता है। तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है जी, लेकिन जहाँ पर धान के खेत नहीं है या जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर हमको ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रणाली है, इसको अपनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम लोग जो है वो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसमें हमको कौन-कौन सी सावधानियों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ आप देखिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो नीड ऑफ द अर्थ, मतलब वर्तमान समय की ये एक प्रमुख आवश्यकता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, और एग्जांपल देने के पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी डायग्राम्स आपको दिखाए गए और जो जानकारी है, उसको मुझे प्रोवाइड करने के लिए मैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की छत्तीसगढ़ इकाई के द्वारा प्रोवाइड की गई है, वहाँ से मुझे अनुमति प्राप्त हुई है। तो मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आम नागरिकों के लिए उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी और इतने अच्छे डायग्राम्स जो है वो प्रोवाइड कराए हैं, जिनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं उसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को। तो हम एक देखिए कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट का कोई रूफ है। रूफ मतलब जो मकान की यदि छत है, तो उस मकान की छत में लगभग 65,000 लीटर, 65,000 लीटर जो है वो एक साल में पानी एकत्रित होता है उस छत में। और उसको यदि हम जो है वो ग्राउंड वाटर स्टोरेज के रूप में या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में उसको नीचे तक हम ग्राउंड वाटर भंडार तक पहुंचाते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि यदि मान लीजिए 4 मेंबर्स की फैमिली है, यदि 4 लोगों का कोई परिवार है, तो वो लगभग 4.5 महीना, 135 दिनों तक उसका पानी का जो भी रिक्वायरमेंट है, वो पूर्ति हो सकती है। तो ये आप देखिए कि जैसे हम कहावत है पुरानी कि बूंद-बूंद से घड़ा भरता है, उसका ये सबसे बेटर एग्जांपल कि एक 100 स्क्वायर फीट की छत है और उससे देखिए कि 4 मेंबर्स की फैमिली का जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो 135 डेज तक पूरी हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी जो है वो रिक्वायरमेंट है इसके लिए। फिर आप देखेंगे कि रिक्वायरमेंट जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आखिर में क्यों पड़ती है। अभी तक तो मान लीजिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पहले समय में तो नहीं होता था, जो अनजाने में हो जाता था, जैसे मैंने आपको बताया कि धान के खेतों के माध्यम से तो ठीक है, परंतु आजकल आप देखेंगे जैसे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करेंगे, तो जितने भी नए मकान बन रहे हैं, जितने भी नए भवन बन रहे हैं, उनका नक्शा तभी पास होता है जब वो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन होता है। बिना रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोविजन के किसी भी मकान का नक्शा गवर्नमेंट के थ्रू पास होता ही नहीं। तो आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सबसे पहला आप देखिए कि ग्राउंड वाटर स्टोरेज के इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज इन द ग्राउंड वाटर स्टोरेज। दूसरा आप देखेंगे कि आजकल जो डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल है, मतलब जो भूमिगत जल स्तर है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और आप देखें बहुत सारे प्रदेशों में तो 400, 500, 600, 800 फीट तक नीचे पानी चला गया। इसमें एक और जो समस्या आती है, मैं उसको भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने विंध्य अंचल जो रीवा, सतना, शहडोल का एरिया वहाँ भी, और इधर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एरिया में भी जहाँ-जहाँ मेरे जो सर्विस का पीरियड रहा, वहाँ मैंने अध्ययन किया है, तो मैंने देखा है कि जैसे 400 फीट, 500 फीट में पानी चला जाता है। अब यहाँ पर जो डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल है, एक बहुत बड़ी समस्या है अनेक प्रकार की बीमारियों का। किस प्रकार की बीमारियों का? जैसे यहाँ पर मैंने देखा, चाहे विंध्य अंचल की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ अंचल की बात करें, यहाँ पर लगभग 100 से 110 फीट नीचे जब अपन जाएँगे चट्टानों में, तो वहाँ एक जिप्सम की लेयर मिलती है। जिप्सम एक खनिज होता है, बहुत ही सॉफ्ट खनिज होता है,
जो हार्डनेस की स्केल है उसमें उसका दूसरे नंबर पर स्थान है, अर्थात वो बहुत ही नरम खनिज है। और ये हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4 इंटू 2H2। तो ये जो जिप्सम है, ये जिप्सम हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में भी, विंध्य अंचल में भी, ये लगभग 110 से 120 फीट की गहराई पर उपस्थित है और उसकी लेयर बहुत थिन है, 2.5 सेंटीमीटर लगभग जो है वो मोटी उसकी परत पाई जाती है नीचे। अब इस जिप्सम की क्या टेंडेंसी होती है कि वो उस पर जब दाब आरोपित होता है, उस पर जब प्रेशर अप्लाई होता है, तो वो ऑटोमेटिक इट इज डिजोल्व इन द वाटर, वो पानी में स्वयं घुलना शुरू हो जाता है। तो अब हमारे यहाँ जैसे पानी का स्तर गर्मियों में 400 फीट 500 फीट चला गया और जिप्सम उपस्थित है 150 फीट 120 130 फीट की गहराई पर। तो जब हम पानी चाहे बोरवेल के सहायता से चाहे ट्यूबवेल के सहायता से निकालते हैं, तो उस पानी में जिप्सम घुला हुआ आता है। और जिप्सम जैसे मैंने आपको बताया दैट इज ए हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो वो जो पानी जब आप बाहर आएगा तो उसमें वो सल्फेट घुला हुआ है, जिप्सम की टेंडेंसी है घुलने की। तो वो जो पानी है वो सल्फेट हार्डनेस युक्त होता है। आप सभी जानते हैं कि वाटर में दो प्रकार की हार्डनेस होती है, एक को बोलते हैं कार्बोनेट हार्डनेस और एक को बोलते हैं सल्फेट हार्डनेस। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है शरीर का, या जिसको पाचन तंत्र बोलते हैं, वो कार्बोनेट हार्डनेस को तो आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन जो सल्फेट हार्डनेस होती है उसको वो डाइजेस्ट ठीक से नहीं कर पाता। और यही वजह है कि जब वो सल्फेट वाला पानी हम पीते हैं तो हमारा जो लीवर है वो उसको पचा नहीं पाता, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और इन दोनों एरिया में आप देखेंगे, चाहे विंध्य अंचल की बात करें चाहे छत्तीसगढ़ अंचल की बात करें, जैसे ही मई जून का महीना आता है और पानी का लेवल नीचे जाता है, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल होता है, तो जॉइंटिस, जिसको हम सामान्य भाषा में पीलिया बोलते हैं, उसकी बहुत ज्यादा शिकायतें आती है। उसका कारण यही है कि यदि सल्फेट कंटेनिंग वाटर का हम यूज करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी यदि हमारा वाटर टेबल ऊपर होगा, हम वाटर स्टोरेज को बढ़ाएंगे, तो आप देखिएगा कि वो जिप्सम की लेयर के नीचे वाटर टेबल जाएगा ही नहीं। और ये जो सल्फेट हार्डनेस वाली प्रॉब्लम है वो काफी, इसको जियोजेनिक प्रॉब्लम बोलते हैं। दो प्रकार की प्रॉब्लम होती है, एक होती है जियोजेनिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है, और एक होती है एंथ्रोपोजेनिक जिसको मानव निर्मित प्रॉब्लम्स होती है। तो ये जो है वो जियोजेनिक प्रॉब्लम के अंतर्गत आती है। फिर नेक्स्ट देखिए, टू जो आपसे मैंने पहले चर्चा की, टू रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ, अर्थात जो हमारा 65% पानी बह करके नदी नालों में चला जाता है, उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। यदि पानी ग्राउंड वाटर नीचे चला जाएगा ग्राउंड वाटर के रूप में, तो सरफेस रन ऑफ में ऑटोमेटिकली कमी आएगी। ये चीज आप देखिए, जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो बारिश का पैटर्न मैं बता रहा था कि एशियन कंट्रीज में तो बहुत इंटेंसिटी ज्यादा होती है और पानी बह करके चला जाता है, लेकिन आप देखिएगा फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पर शावर जैसी बारिश होती है। तो उसके कारण क्या होता है कि हमेशा पानी जो है वो धीरे धीरे बरसता रहता है और वो इन्फिल्ट्रेट होकर के ग्राउंड वाटर स्टोरेज में वृद्धि करता है। तो ये एक हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत आवश्यक है कि जो सरफेस रन ऑफ को हम रिड्यूस कर सकें। फिर नेक्स्ट एक और जो हमारा रिक्वायरमेंट होती है कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि दो बड़े बड़े तूफान आए, यास और ताउते, और वाटर लॉग एरियाज हुए, और उसके बाद है जो वो पानी पूरा का पूरा बह करके चला गया। तो ये जो वाटर लॉगिंग होती है, वाटर लॉगिंग मतलब जल का एक ही स्थान पर जमाव, तो वो उसको हम रोक सकते हैं, क्योंकि यदि पानी इन्फिल्ट्रेट होकर नीचे जाएगा तो जल का जमाव सतह पर नहीं होगा। फिर टू इंक्रीज दी अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब जल की उपलब्धता प्राप्त करने के लिए। देन टू रिड्यूस द ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, जितना ज्यादा पानी की मात्रा होगी उतना क्या होगा, पॉल्यूटेंट्स में डाइल्यूशन होगा और उसमें कमी होगी। और जो एक और बिंदु है, टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मृदा अपरदन। तो ये जो सॉइल इरोजन है ये भी गर्मी के कारण या जो टेम्परेचर में वृद्धि होती है उसके कारण सबसे ज्यादा होता है। तो यदि वाटर की प्रेजेंस होगी तो ह्यूमिडिटी अच्छी होगी, जो मिट्टी है उसमें नमी होगी, उसमें आर्द्रता होगी और उसका इरोजन कम होगा। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में कि जो हमारे फील्ड्स होते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स या नॉर्मल जो प्लेग्राउंड्स भी होते हैं, आप देखिए पॉलीगोनल बहुत सारे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्कैरिसिटी ऑफ द वाटर या ह्यूमिडिटी की कमी के कारण। तो ये कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके कारण कि हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। अब यदि आप एम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सोचेंगे,
तो आप देखिए कि जो हमारे एम्प्टी एक्वीफर्स है ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, उनको भरने के लिए, अब यहाँ हमारे बहुत सारे साथी ये होंगे, उनको ये लगेगा कि ये एक्वीफर क्या चीज है। तो मैं सामान्य भाषा में आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक्वीफर्स होते हैं, क्या होता है कि जो रॉक्स हैं या जिनको अपन सामान्य भाषा में चट्टान या शैल कहते हैं, उनको उनके वाटर बियरिंग प्रॉपर्टीज के हिसाब से या जो जल धारण क्षमता है उनके हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिया गया। तो एक्वीफर भी उसी प्रकार से एक शैल का नाम है जिसकी दो गुण उसमें पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं उसकी अच्छी पोरोसिटी होती है, पोरोसिटी मतलब उसकी संरंध्रता, उसमें उपस्थित छिद्रों की संख्या डिवाइडेड बाई उसका टोटल वॉल्यूम। और दूसरी होती है उसकी पारगम्यता या जिसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। अर्थात क्या है कि जो चट्टान है या जो भी शैल है उसमें छिद्र तो होना चाहिए ताकि पानी इसमें अंदर आए, और वो छिद्र या जो पोर्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, आपस में जुड़े होना चाहिए। तो तब उसमें क्या होगा कि वो जो पानी है वो आसानी से मूवमेंट उसकी हो सकती है। तो जैसे इसका एग्जांपल आप देखेंगे तो सैंडस्टोन, सैंडस्टोन जो है वो बहुत अच्छा एक्वीफर कहलाता है, और वहाँ उसमें पानी की उपलब्धता अच्छे से होती है क्योंकि उसकी पोरोसिटी भी अच्छी है और परमिएबिलिटी भी अच्छी है। दूसरी एक चट्टान होती है जैसे शेल, शेल में आप देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ पोर्स की संख्या बहुत अधिक है, मतलब उसकी पोरोसिटी बहुत अच्छी, लेकिन वो छिद्र आपस में कनेक्टेड नहीं, उसकी परमिएबिलिटी बहुत कम होती है। तो इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वी क्लूड। मतलब एक्वी मीन्स वाटर, एक्वा शब्द से बना है, और क्लूड मतलब इंक्लूड यानी समाहित होना। तो ऐसी चट्टान जिसमें कि पानी समाहित तो हो रहा है लेकिन वो ट्रांसमिट नहीं हो पाता, तो उसको हम बोलते हैं एक्वी क्लूड। फिर एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको बोलते हैं एक्वी टार्ड। अब एक्वस मीन्स वाटर और टार्ड मतलब ये मंदन या रिटार्डेशन से बना है। तो ऐसा जो वाटर बियरिंग फॉर्मेशन है जो एक्वीफर की तुलना में आपको बहुत कम गति से पानी उपलब्ध कराता है, उसको हम बोलते हैं एक्वीटार्ड। ये स्थिति कब आती है, जब दो एक्वीक्लूड फॉर्मेशन के बीच में एक एक्वीफर फॉर्मेशन फंस जाए। जैसे मान लीजिए सैंडस्टोन है, उसके ऊपर भी शेल है और नीचे भी शेल। अब शेल की टेंडेंसी है कि वो पानी को ट्रांसमिट नहीं करता, तो जो सैंडस्टोन में पानी उपलब्ध है उसको हम बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त कर पाएंगे। तो इस वजह से इसको कहा जाता है एक्वी टार्ड। और एक जो लास्ट है उसको बोलते हैं हम एक्वी फ्यूज। तो यहाँ अगेन एक्वा मीन्स वाटर, और फ्यूज मतलब किसी चीज की अनुपस्थिति, जैसे घरों में बिजली का फ्यूज उड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई फ्यूज उड़ गया। तो इसी तरीके से वहां पर एब्सेंस ऑफ वाटर या जल की अनुपस्थिति, उसको हम बोलेंगे एक्वी फ्यूज। तो इसका एग्जाम्पल, उसमें उसकी पोरोसिटी भी अच्छी नहीं होती, उसकी परमिएबिलिटी भी अच्छी नहीं होती। और इसका एग्जाम्पल है जैसे सॉलिड ग्रेनाइट। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यदि आप खाली ग्रेनाइट बोलेंगे तो ग्रेनाइट में बहुत सारे ज्वाइंट्स मिलते हैं, फ्रैक्चर्स मिलते हैं, तो उनमें पानी उपस्थित रह सकता है। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल है सॉलिड ग्रेनाइट, जिसमें ना तो पोरोसिटी है, ना तो परमिएबिलिटी है, ना कोई क्रैक्स है, ना ज्वाइंट्स है, तो वो कहलाएगा एक्वी फ्यूज। तो इस तरीके से जो हमारे एम्प्टी एक्वीफर्स है, इन एम्प्टी एक्वीफर्स को भरने के लिए, उनको स्टोरेज करने के लिए, उनको रिचार्ज करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत होती है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर फॉर फ्यूचर यूज, हमारे भविष्य के लिए भी पानी संरक्षित करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग आवश्यक है। इंक्रीज इन द फिजिकल एंड केमिकल क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, इसके लिए भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग आवश्यक है। एंड टू स्टॉप सलाइन वाटर इंक्लूजन इन द कोस्टल एरियाज, जो समुद्र के तटीय इलाके होते हैं, यदि मान लीजिए हमारा ग्राउंड वाटर का टेबल नीचे होगा और यदि समुद्र का जो खारे पानी का जल स्तर ऊपर होगा, तो पानी की टेंडेंसी होती है हमेशा ऊपर से नीचे बहने की, तो वो समुद्र का पानी कहाँ आ जाएगा, मीठे पानी की तरफ, हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर उसकी तरफ, और उसको वो पॉल्यूट कर देता है, सलाइन बना देता है, खारा पानी मिक्स हो जाता है। तो हमेशा हमको क्या प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है, जो मीठे पानी के ग्राउंड वाटर टेबल है, वो ऊपर रहे, तो जो सलाइन वाटर है वो उसमें मिक्स नहीं हो पाए। तो ये कुछ बातें थी जिसके कारण की रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो हमारे लिए बड़ा जरूरी है। अब आप देखिए कि आपको लगेगा कि भाई ठीक है जरूरी है, तो इसको कैसे कर सकते हैं। तो उसके कुछ 4-5 तरीके हैं, जैसे थ्रू अनयूज्ड और क्लोज्ड वेल्स। आपने देखा होगा मोहल्लों में, बस्तियों में, कई जगहों पर पुराने बंद पड़े कुएं रहते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं रहता है, अबंडेंट होते, उनके जरिए हम कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। थ्रू रिचार्ज पिट्स, जो गड्ढे होते हैं उनके जरिए आप कर सकते हैं। थ्रू ग्रेविटेशनल हेड्स रिचार्ज वेल्स, गुरुत्वीय शीर्ष भरण कूप बोलते हैं इसको हिंदी में, उनके जरिए कर सकते हैं।
थ्रू अनयूज्ड और इन यूज हैंड पंप्स, जो हमारे हैंड पंप अभी चालू स्थिति में उनमें भी, और जो कई बंद पड़े रहते हैं उनके जरिए भी कर सकते हैं। थ्रू रिचार्ज ट्रेंचेस, ट्रेंच का मतलब होता है खाई, तो उनके जरिए भी हम जो है वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। एंड थ्रू रिचार्ज शेफ्ट, कि जो एकदम स्ट्रेट खड़ा पाइप होता है उसके जरिए भी हम ग्राउंड वाटर स्टोरेज में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके जरिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, यदि हम पहले से शुरुआत करते हैं तो आप देखिए बेकार पड़े कुएं के द्वारा, ये जो डायग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, उनके द्वारा लिया गया है। उनके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे सरल डायग्राम बनाए हैं कि एक सामान्य व्यक्ति भी इसको समझ सकता है। इसकी अनुमानित लागत जो है वो लगभग 8,000 से 20,000 रुपए आती है। और जैसा डायग्राम से ही आपको समझ में आ रहा है कि देखिए एक छत में वाटर का स्टोरेज हो रहा है, और वाटर स्टोरेज के बाद आप नीले कलर का देखिए पाइप जो आ रहा है, और बेकार पड़ा जो कुआं है उसमें जाकर के वो पानी वहां पर उसके जो लेवल है उसको बढ़ा रहा है। इसमें एक चीज की हमको आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए कि फिल्टर देखिए बीच में लगा है। क्यों? क्योंकि बारिश का जब पानी आता है तो उसमें बहुत सारे जो है प्रदूषक तत्व भी उपस्थित होते हैं, छत का जो कचरा है वो भी उपस्थित होगा, तो वो सब चीजें ग्राउंड वाटर स्टोरेज तक नहीं पहुंचना चाहिए, तो हमको बीच में फिल्टर लगाना होगा। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जब शुरुआत में बारिश होती है तो वायुमंडल में बहुत सारे प्रदूषक तत्व होते हैं जो नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। तो जैसे ही बारिश की पहली बारिश होगी या दूसरी बारिश होगी तो वायुमंडल में जितने प्रदूषक कण हैं वो उस पानी के साथ आपके छत तक पहुंच जाएंगे, और उसको यदि आप सीधे ग्राउंड वाटर में भेज देंगे तो वो पूरे पानी को पल्यूट कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए शुरू की जो 1-2 बारिश होती है ग्रीष्म अवकाश के बाद, उसको आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उपयोग में ना लाएं। 1-2 बार जब बारिश हो जाती है उसके बाद जो है वो आप उसको वाटर स्टोरेज के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि हमको किन चीज़ों की ध्यान रखने की बात है, कि सबसे पहले तो आपको उसको कुएँ को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। दूसरी बात ये होगा कि आपको इस्तेमाल करने के पहले इसका जो लेवल है या जो इसका जो तल है, उसको हमको साफ करना है, उसमें कोई भी गंदगी ना हो, वरना हमारा पानी साफ आ रहा है ऊपर से और यदि कुआँ ही गंदा है, तो वो आपको उसको गंदा कर देगा और वो जो पानी है वो आपको साफ नहीं मिलेगा। तो और नॉर्मली ये जो मेथड होती है बेकार पड़े कुएँ वाली, ये बड़े जो भवन है, क्योंकि पानी जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि एक जो 100 स्क्वायर मीटर का छत है, उसमें लगभग 65,000 लीटर पानी इकट्ठा होता है 1 साल में। तो जैसे 1,000 वर्ग फीट का यदि मान लीजिए कोई वर्ग मीटर का कोई छत होगा, जैसे बड़े-बड़े भवनों का, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बड़े जो मॉल्स होते हैं, तो उनके जो छत होते हैं, उसके जो पानी है, वो इस विधि के लिए बहुत सूटेबल होता है। और बीच-बीच में हमको क्लोरीन टैबलेट्स या क्लोरीन का उपयोग करना पड़ेगा ताकि कोई भी बैक्टीरिया जो है वहाँ पर डेवलप ना हो पाए। तो ये एक मेथड होती है। दूसरा देखिए जिसको बोलते हैं रिचार्ज पिट, इसमें लगभग 8,000 से 12,000 रुपए करीबन कॉस्ट आती है। और लेकिन इसको आप कॉस्ट से मत जोड़िए। यदि एक बार आप थोड़ा-सा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो पूरी ज़िंदगी भर के लिए आप अपने लिए, समाज के लिए, आस-पास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जल संरक्षण के लिए। रिचार्ज पिट मतलब सामान्य भाषा में देखिए उसको बोलते हैं गड्ढा। ये भी डायग्राम मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के द्वारा प्रदत्त है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो गड्ढा है लगभग इसमें 1 से 2.5 मीटर की गहराई होती है और 1 से 2 मीटर की जो है वो चौड़ाई होगी। तो ये जो गड्ढा है इसमें लगभग उसको सीमेंटिंग नहीं किया जाता है, वो नीचे से जो रहता है वो नॉन सीमेंटेड होगा और उसका कोई मतलब प्लास्टरिंग नहीं होगी। और इसमें लगभग जैसे गड्ढा का जो भी साइज है उसमें उसका 50% जो है वो हम 1 इंच की गिट्टी से भर देते हैं। और उसके बाद अब आधा गड्ढा तो 1 इंच की गिट्टी से भर गया 50%, अब बचा अगला 50%। उसका जो 34% हिस्सा है, जो स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, जो ग्राउंड वाटर बोर्ड हमको सजेस्ट करता है, उसका 34% हिस्से को 1/4 इंच की गिट्टी से भर दीजिए। गिट्टी की अलग-अलग साइज होती है, आप सभी को पता है।
और उसके बाद जो बचा हुआ 16% है, 34 ये हो गया, मतलब 84% आपने गड्ढे को भर दिया, और जो 16% है उसको रेत से भरिए। ये रेत बहुत अच्छा फिल्टर का कार्य करता है, और इस प्रकार से आप रिचार्ज पिट के जरिए भी वाटर को स्टोरेज कर सकते हैं। तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बड़ी-बड़ी संस्थाएँ होती हैं, वो इस मेथड को बहुत आसानी से उपयोग कर सकते हैं, और ये बड़े प्रचलन में भी है। फिर इसमें आप देखेंगे कि हर जगह आपका सिल्ट फ्री होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो पानी आ रहा है उसी में इतनी ज़्यादा सिल्ट है या मिट्टी के घुले हुए कण हैं कि वो सबको ब्लॉक कर दे रहा है, आपके पाइप को ब्लॉक कर दे रहा है या पोर्स को ब्लॉक कर दे रहा है। तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। और ये जो मेथड है ये छोटे-छोटे भवनों के लिए बहुत ही सूटेबल है, जिनका क्षेत्रफल 100 स्क्वायर मीटर हो वहाँ पर। और गड्ढा को ज़रूरी नहीं कि आप आयताकार ही बनाएँ या रेक्टेंगल ही बनाएँ, आप सर्कुलर भी बना सकते हैं, आप स्क्वायर भी बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप जहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वहाँ पर स्थान की अवेलेबिलिटी कैसी है, स्पेस वहाँ पर आपके पास कितना मौजूद है। फिर एक मेथड होती है देखिए, जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय शीर्ष पुनर्भरण कुआँ, ग्रेविटेशनल हेड रिचार्ज वेल। इसमें क्या होता है कि ग्रेविटी के ज़रिए वाटर जो है वो अपने आप वेल में जाता है, और उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन वेल। यहाँ देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि 2 बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं मल्टी स्टोरी, और दोनों से पानी आ रहा है, और वो पानी दोनों के जो पाइप हैं वहाँ पर फ़िल्टर लगा हुआ है, और उस फ़िल्टर में पहले उसको गुजारा जाता है ताकि जितने भी जो भी गंदगी है, जो कण है, वो वहीं रुक जाएँ और साफ़ पानी आए। और उसको फिर हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। मतलब वो जो आपका वेल है, जिसको ग्रेविटेशनल वेल कहा गया है, उसमें वो इंजेक्ट होता है पानी, और कुएँ का जो व्यास है वो लगभग 100 से 300 मिलीमीटर, और जो उसकी गहराई है वो लगभग 20 से 30 मीटर होगी। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो ग्रेविटेशनल वेल होता है, इसमें थोड़ा-सा खर्चा ज़्यादा आता है, लगभग 1 लाख रुपए खर्चा आता है, क्योंकि आप देखिए वेल की जो साइज़ है वो बहुत कम है, उसका जो व्यास है 100 से 300 मीटर, और आपकी जो दोनों बिल्डिंग्स हैं उनमें काफ़ी मात्रा में पानी स्टोरेज होगा, तो काफ़ी समय लगता है। और जो फ़िल्टर होता है, इतनी बड़ी मात्रा में पानी आ रहा है तो हमको स्ट्रॉन्ग फ़िल्टर की आवश्यकता होगी, जिसकी कैपेसिटी अच्छी हो, तो इसकी जो खर्च है वो थोड़ा-सा ज़्यादा आता है। तो जो सरकारी भवन होते हैं या जो बड़ी-बड़ी इमारतें होती हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वहाँ पर ये जो मेथड है, वो प्रायः उपयोग में लाई जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें बोरवेल और नलकूप का इस्तेमाल कर सकते हैं हम वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर के रूप में। जहाँ पर कि आपका एक्वीफर बहुत गहरा हो, वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जहाँ ज़मीन की उपलब्धता सीमित है, वहाँ हम इसको उपयोग कर सकते हैं। और इसको हम पानी की निकासी के लिए, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इसके लिए भी कि जहाँ जो ग्राउंड वाटर लेवल है, बहुत नीचे है, वहाँ पर ये इंजेक्शन वेल की मेथड उपयोग में लाई जाती है। अगला आप देखिए कि जो हमारे हैंड पंप हैं, चाहे वो चालू हो, चाहे वो बंद हो, उनके लिए भी ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ये वाली मेथड उपयोग में लाई जाती है। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 5,000 से 7,000 के बीच का खर्चा है। और आप देखिए यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये जो बिल्डिंग है, उसकी जो रूफ है, उसमें पानी जो है इकट्ठा हुआ, फिर पाइप के ज़रिए वो आ रहा है। बीच में देखिए फ़िल्टर लगा हुआ है, और वाल्व भी लगा हुआ है। कई बार क्या होता है कि पानी जैसे तेज़ बारिश हुई, तो छत पे काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है, और हमारे पाइप की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, तो वो ओवरफ्लो होने लगता है, बैक फ्लो मारने लगता है। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बीच में हमको वाल्व लगा देना है, ताकि एक निश्चित गति से ही पानी नीचे की ओर जाए, और जो हमारा हैंड पंप है या जो बोरवेल है जिसमें कि हम इंजेक्ट कर रहे हैं पानी, वो उस पानी को लेने की उसकी शक्ति बरकरार रहे, वरना एकदम से वो लबालब भर जाएगा और बैक फ्लो आने लगेगा। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हैंड पंप के ज़रिए भी हम जो है वो वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। और अधिकांश जगहों पर आप देखेंगे नगर निगम के जितने भी भवन बनते हैं और जब वो नक्शा पास करते हैं, तो यही मेथड अपनाई जाती है, क्योंकि प्रायः हर मकानों में जितनी भी कॉलोनीज़ बनती हैं, नए मकान बनते हैं, सभी जगह जो है वो लोग बोर करवाते हैं, हैंड पंप लगवाते हैं अपने घरों में। तो उसी से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, ताकि वो पानी जो है वो रिचार्ज भी होता रहे, और उस हैंड पंप में वाटर का जो लेवल है वो कभी भी कम ना हो। तो ये बहुत कॉमन मेथड है, आपको इसको देखने में आएगी।
तो इसमें आप देखिएगा कि पानी के छत से हैंडपंप तक 50 से 100 मिलीमीटर व्यास वाले पाइप द्वारा पहुँचाया जाता है। यही मैं आपको बता रहा था कि यदि छत में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया और आपका जो पाइप का जो डायमीटर है, जिसको व्यास बोलते हैं, वो 50 से 100 मिलीमीटर है। तो आप देखिए इतना सारा पानी एक साथ यदि जाएगा तो वो ब्लैक फ्लो होने लगेगा, तो इसको ध्यान रखना है। और ये भी जो है वो छोटी संरचना वाले जो मकान है 150 वर्ग मीटर तक का जिनका एरिया है, रूफ एरिया, तो वहाँ पर ये बहुत आसानी से और बड़ा सक्सेसफुल तरीके से ये उपयोग में लाया जाता है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आप देखिए कि कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात वही है कि कभी भी हमको प्रदूषित पानी को या जो कभी भी पॉल्यूटेड वाटर को रिचार्ज नहीं करना है। आप हमेशा आपको साफ पानी को ही रिचार्ज करना है। शुरुआत में जो बारिश होती है आपके, उस बारिश के 2-3 बारिश को हो जाने दीजिए और उसके बाद ही आप उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उपयोग करिए। यदि एकदम शुरुआती बारिश के पानी को आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में उपयोग करके ग्राउंड वाटर स्टोरेज में डाल देंगे, तो वो पानी आपके पॉल्यूट होने का खतरा रहता है। तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं। मैं एक बार पुनः मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है और उनकी छत्तीसगढ़ इकाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने इतने सिंपल डायग्राम्स और इतनी अच्छी जानकारी जो है वो सरल शब्दों में हम लोग को प्रोवाइड करी, जो मैं आपके साथ बाँट चुका। और आशा है मैं आप सभी से निवेदन भी करूँगा कि जहाँ तक संभव हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो प्रणाली है, उसको अपने-अपने घरों में, अपने संस्थाओं में, अपने कार्यालयों में, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, हर जगह जो है जहाँ से आप जुड़े हो, जितना संभव हो ज़रूर से आप उसको प्रयोग में लाएँ। वो हमारे लिए स्वयं के लिए अच्छा है, हमारे समाज के लिए अच्छा है और पूरी जो मानव जाति है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आप सभी को आशा है करता हूँ कि ये जानकारी पसंद आई होगी। एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएँ। नमस्कार।